अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे जो प्रीवियस टॉपिक था एटमॉस्फेयर उसी से रिलेटेड है। आज हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आबी कुर्रा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो है हमारे 7th एंड 9th में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल होगा, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन वाटर साइकिल। आबी दौर में कितने मराहिल होते हैं। तो ये जो आबी दौर है या फिर वाटर साइकिल है, ये हमको भाई 2-3 जगह पर कॉमन है, जिससे कि हमको ये सोशल में भी पढ़ना होगा, हमको जनरल साइंस में भी इससे रिलेटेड टॉपिक है। इसके अलावा हमको बायोलॉजिकल साइंस में भी जो है इससे रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये जो वाटर साइकिल है ये हमको जो है 2-3 जगहों पर जो है हमको काम आने वाला है। तो हमको ये बताना है कि जो हमारा वाटर साइकिल है अकॉर्डिंग टू अवर सोशल टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, हमारी जो सोशल SCERT की टेक्स्ट बुक है 9th क्लास में जो हाइड्रोस्फीयर लेसन है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे आबी दौर में कितने मराहिल होते हैं हमको बताना है। A5, B4, C6 या फिर D3। चले बताने की कोशिश करिए। हम लोग बहुत ही क्या कहेंगे, हम लोग मे बी 2 क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तक दो क्लासेस ऐसे पढ़ चुके हैं हम जिसमें आबी दौर का जिक्र किया है हमने। तो आपको पता ही होगा आबी दौर में कौन कौन से मराहिल होते हैं भाई। एक तो होता है हमारा एवेपोरेशन, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड देन ग्राउंड वाटर। विच मीन्स के हमारे जो आबी दौर है उसकी कितने मराहिल हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, हमारे सोशल की टेक्स्ट बुक है उसमें एक एक्सक्लूसिवली हाइड्रोस्फीयर या फिर आबी कुर्रा का एक टॉपिक है 9th क्लास में। आप एक मरतबा सब लोग देख लीजिए कि जो हमारे जो दौर होंगे भैया आबी दौर, उसके 6 मदारिज है। कौन कौन से हैं। पहला तो हो जाएगा तबखीर या फिर एवेपोरेशन, दूसरा हो जाएगा हमलो नखल या फिर ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा हो जाएगा तकसीफ या फिर कंडेंसेशन, चौथा हो जाएगा तरसीब यानी कि प्रेसिपिटेशन, देन है उसके बाद बहाव या फिर रन ऑफ, और देन ग्राउंड वाटर। ये 6 जो प्रोसेस है भाई, ये क्या कहेंगे हम लोग, आबी बुखारात बनने से लेकर वापस से ज़मीन का जो पानी है वो ज़मीन पर वापस आ जाएगा, ग्राउंड वाटर में वापस चले जाएगा। ये जितने भी मराहिल हैं ये हमारे आबी दौर के 6 मदारिज जो है इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तबखीर में कौन सी चीज़ें होती हैं, हमलो नकल किसको कहते हैं, तकसीफ में क्या होता है, तरसीब में क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि तरसीब डिफरेंट तरह से जो है बारिश का पानी जो है बारिश की शक्ल में, क्या कहेंगे, ओले की शक्ल में, मुख्तलिफ़ अक़साम की शक्लों में क्या है भाई नीचे ज़मीन पर वापस आता है। फिर उसके बाद वापस आने के बाद जो है हमारी ज़मीन क्या कहेंगे भाई, वो पानी कहाँ पर जज्ब होता है, कहाँ से रन ऑफ होता है, फिर किस तरह हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ता है। यह तमाम के बारे में जिक्र है, आप एक मरतबा देख लें हाइड्रोस्फीयर। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मोस्ट ऑफ द वाटर विच रिटर्न्स टू लैंड फ्लोज डाउन द हिल्स इज़ नॉन एज। ज़्यादातर पानी जो ज़मीन पर वापस आता है वो पहाड़ों से नीचे बहता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, क्या उसको हम लोग कंडेंसेशन कहेंगे, या उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहेंगे, या फिर रन ऑफ कहेंगे। तो हमको एक बताना है कि आबी दौर का एक हमारा ऐसा मरहला है जिसमें क्या होता है भाई, जितना भी पानी होता है ना वो ज़मीन पर वापस आ जाता है और वो पहाड़ों के ज़रिए क्या होता है, नीचे बह जाता है। वो जो मरहला होगा आबी दौर का उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हमको सवाल में पूछा गया है। आप लोग ऑर्डर आउट करिए भाई, ठीक है ना। चलो आपको इसके बारे में आप सुन के नहीं होंगे, ग्राउंड वाटर तो सुन के होंगे आप। ग्राउंड वाटर यानी कि जो ज़ेरे ज़मीन हमारा पानी मौजूद है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहेंगे, ठीक है ना। हमारे ज़मीन के नीचे जो क्या कहेंगे हम लोग, ज़ेरे ज़मीन में जो पानी वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर मौजूद है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहेंगे। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। उसके बाद कंडेंसेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। कंडेंसेशन क्या है भाई, कंडेंसेशन क्या है भाई, हमारा जो वाटर वेपोर होते हैं ना वो क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे उसको हम लोग, डेंस होंगे, उसकी कसाफत में इजाफा होगा, वो ठंडे होने की वजह से क्या कहेंगे, टिनी ड्रॉपलेट्स बनेंगे और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये भी नहीं हो सकता। तो बचे कौन, ए और डी बच गया। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा डी, रन ऑफ। रन ऑफ इसके नाम से ही जाहिर है, जो जिस तरह हमारा इवेपोरेशन होगा सबसे पहले तो क्या होगा भाई, भाप की शक्ल में जो पानी है वो गैस बनकर उड़ जाएगा। उसके बाद वो ठंडा होकर क्या करेगा भाई, कंडेंसेशन होगा। उसके बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है भाई, उसके बाद क्या होता है, जब वो भारी हो जाएगा बहुत, क्लाउड जब वजनी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बारिश की शक्ल में क्या कहेगा, या फिर मुख्तलिफ अक़साम की शक्ल में, ओले की शक्ल में नीचे क्या करेगा, वापस ज़मीन को आएगा। जब ये बारिश की शक्ल में ज़मीन को आएगा तो वहाँ पर जो है हमारी पहाड़ों की जो सतह होती है, ढलान सतह, उसके ज़रिए क्या है वो नीचे को बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर पानी जो ज़मीन पर आता है पहाड़ों के नशेब में रवानी के साथ बह जाता है। कुछ हिस्से ज़मीन में जज्ब होकर ज़ेर ज़मीन पानी से मिल जाते हैं। बकिया पानी क्या कहता है भाई, दरियाओं के ज़रिए वापस समंदर में चला जाता है जहाँ इसकी तबखीर होती है।
देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो भी पानी आएगा भाई वो क्या होगा, एक जगह पर रुकेगा नहीं, जो हमारे पहाड़ों की जो ढलान सतह होगी भाई उससे गुजरते हुए क्या करेगा, दरियाओं में जा मिलेगा, जहाँ पर क्या होगा भाई फिर से वो समंदर से जा मिलेगा, और समंदर के जरिए क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा धूप मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से वो क्या करेगा, गैस की शक्ल अपनाकर फिर से क्या करेगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये था हमारा रन ऑफ, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ? ज़मीन पर ताज़ा पानी का फीसद कितना है? A 97.2169%, B 2.7831%, C 69.56% और D 30.01%। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट सेशन में भी हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं, आई थिंक उससे पहले की कोई एक वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो पूरे हमारे ज़मीन पर कितना पानी अगर हम वो देखेंगे तो 71% जो है हमारे पूरे ज़मीन पर पानी पाया जाता है। अब क्वेश्चन में ये नहीं, मैं जो बात कह रही हूँ वो इसमें ये हम लोग क्लासीफाई नहीं कर रहे कि कितना ताज़ा पानी है, कितना खारा पानी है। ओवरऑल जो पानी की जो कहेंगे हम लोग फीसद है, पूरे ज़मीन पर 71% पाया जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो 3/4 हिस्सा है, 3/4 जो हिस्सा है वो पूरा पानी से भरा हुआ है और एक हिस्सा जो है ज़मीन से भरा हुआ है। अब वो जो 71% पानी है भाई, उसमें फिर क्लासीफाई किया गया है कि उसमें जो है कुछ कितने परसेंट खारा पानी होगा, कितने परसेंट 100 उसमें क्या कहेंगे हम लोग फ्रेश वाटर होगा। तो हमको ये बताना है कि जो 71% जो खारा पानी है भाई, ठीक है ना, उसकी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वो 100% जो पानी होगा उसमें से कितने परसेंट जो है हमारा ताज़ा पानी पाया जा रहा है, हमको ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.7831%। यानी कि जो 100% पानी ज़मीन पर पाया जा रहा है हमारे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.7831% जो पानी है वो सिर्फ ताज़ा पानी होगा। बकिया जो 97.2169% पानी है ना, पूरा की पूरा समंदरों में पाया जाने वाला खारा पानी होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब वो जो 2.7831% जो पानी पाया जा रहा है फ्रेश वाटर, वो भी फिर डिवाइड होगा भाई। वो 2.7831 में से ज़्यादातर जो पानी है यानी कि 69.56% वो तो बर्फ़ की शक्ल में रहेगा। ठीक है ना, और 30.10, ठीक है ना, ये जो पानी है भाई 30.1% बोलो या 30.10% बोलो, ये पानी जो होगा हमको ज़ेरे ज़मीन में पाया जाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा 0.34% जो पानी है दरियाएँ, झीलें, आबी ज़खायर वगैरह में क्या होगा, मौजूद होगा। तो इतना जो हमारे पास जो इतना जो हम कहेंगे इसको तकरीबन जो 3% जो पानी है हमारे पास ताज़ा पानी, उसमें से भी तकरीबन 70% जो है बर्फ़ की शक्ल में पाया जा रहा है। और सिर्फ जो हम लोग देखते हैं भाई, जैसा कि दरियाओं में, झीलों में, आबी ज़खायर में, जो हमारे काम में आता है, अक्सर देखा जाए तो हम जिसको यूज़ करते हैं तालाबों से, दरियाओं से, झीलों से, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.34% पानी ही क्या होगा, मौजूद होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें, याद रखने की चीज़ें अच्छे से याद कर लें। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा, विच ओशियन सेपरेट्स एशिया एंड ओशिनिया फ्रॉम द अमेरिका? कौन सा समंदर एशिया एंड ओशिनिया को अमेरिका से अलग करता है? चलें बताएं। ए बहरुल काहिल या फिर पैसिफिक ओशियन, बी बहर ओशियानूस या फिर अटलांटिक ओशियन, सी बहर हिंद या फिर इंडियन ओशियन, या फिर डी बहर मुंजमद शुमाली आर्कटिक ओशियन। तो ये जो ओशियंस है, यानी आप पता ही है हमको 5 क्या कहेंगे, हमारे बहर आज़म बड़े जो हैं 5 है, और बर्र आज़म की बात करेंगे तो 7 है। तो हम ये जो 5 बहर आज़म है, तो ये बहर आज़म की क्या है भाई, लोकेशन है। मतलब ज़रूरी नहीं है हाँ कि हर बहर आज़म क्या है एक ही इलाके में पाया जाता है। ये जो 5 बहर आज़म है पूरी ज़मीन पर क्या है, ये फैले हुए हैं, इनका लोकेशन अलग है। ये क्या है भाई, कुछ कंट्रीज़ के दरमियान में फैले हुए हैं। तो हमको सवाल में ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा बहर आज़म है या फिर ऐसा कौन सा समंदर है जो एशिया और ओशिनिया को जो है अमेरिका से अलग करता है, हमको बताना है। तो क्या वो पैसिफिक ओशियन होगा? अब एक बात यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं पर पैसिफिक ओशियन को बहरुल काहिल बताया, कहीं पर बहरुल ओशियानूस बताया। तो यहाँ पर भाई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए आप लोग पैसिफिक ओशियन को उर्दू में कहेंगे, उर्दू में ना याद रखने के बजाय उसको इंग्लिश में याद रखिए। पैसिफिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन ही कहें। इसका जवाब भी हमारा क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन ही हो जाएगा। हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं पर बहरुल काहिल दिया हुआ है, कहीं पर बहरुल ओशियानूस दिया गया है। तो जो पैसिफिक ओशियन है भाई, वो जो होगा हमारे एशिया और ओशिनिया। अब ओशिनिया क्या है भाई, ये कुछ कंट्रीज़ का मजमा है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापागनी, न्यू गिनी, ये जो है ना ये ओशिनिया में आएंगे। तो ओशिनिया और एशिया को अमेरिका से जुदा करने वाला जो बहर आज़म होगा वो हो जाएगा बहरुल काहिल। अगर हम बहरुल ओशियानूस की बात करेंगे तो ये अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जुदा करता है। अगर हम बहर हिंद की बात करेंगे तो ये जनूबी एशिया में बहते हुए अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जुदा करता है। अगर हम बहरुल अंटार्कटिक की बात करेंगे, बहर जनूबी की बात करेंगे तो ये क्या है भाई,
कभी बहरुल काहिल से बहरे वक़्यानूस और बहरे हिंद की तौसी समझा जाता है, अंटार्कटिका के अतराफ है। ठीक है ना। अगर हम क्या कहेंगे बहरे मुंजमद की बात करेंगे तो ये क्या है भाई, कभी वक़्यानूस का समंदर समझा जाता था जो आर्कटिक दायरे के ज़्यादातर हिस्से पर फैला हुआ है और जनूबी अमेरिका और यूरेशिया में बहता है। इंपॉर्टेंट है, ये 5 जो भी बहरे आज़म है हमारे, उसके डिटेल में दी गई है कि वो कौन से कंट्रीज़ को जुदा करते हैं और ये कहाँ पर कौन सा उसका लोकेशन है। इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ हमारे ऐसे सोशल वालों के लिए, एसजीटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये हमारे क्या कहेंगे रिलेटेड टॉपिक है। हमको डिफ़िकल्टी लेवल अब 10th पढ़ना है तो ये 9th क्लास का एक रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा। इससे हट के अगर हम देखेंगे तो हमको दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें एज अ जनरल नॉलेज या फिर जीके के तौर पर ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मंदर झील में से क्या एक समंदरी फर्श का एक हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर? चलें, ए बर्रे आज़मी किनारा या फिर कंटिनेंटल शेल्फ, बी बर्रे आज़मी ढलान या फिर हम इसको कंटिनेंटल स्लोप कहेंगे। ठीक है, इसके बाद समंदरी मैदान या फिर अबाइजल या फिर इसको हम लोग खाइयाँ कहेंगे या फिर बहरे आज़म के नशेब। चलें बताइए, बताने की कोशिश करिए कि इनमें से जो कौन सा हो जाएगा हमारे समंदरी शेल्फ का एक हिस्सा नहीं होगा, ओशियन पार्ट का एक हिस्सा नहीं होगा। पता नहीं अब ओशियन पार्ट है क्या। तो जिस तरह हमारी ज़मीन मुख्तलिफ़ अक़साम के हिस्सों में डिवाइडेड है, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे ज़मीन में पहाड़ है, सतह मुर्तफ़ा है, मैदान है। ठीक है ना, उसी तरह जो समंदर होगा भाई, वो समंदर एक ही तरह की ज़मीन उसमें नहीं पाई जाएगी। समंदर में भी अलग अलग मुख्तलिफ़ अक़साम की जो है उसके ज़मीन के अशकाल होते हैं। तो जो हमारी ज़मीन का फ़र्श सॉरी हम जना जो समंदर का फ़र्श होगा ना, उसको हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो उनमें से जो है इनमें से एक हिस्सा नहीं है उसका हमको पूछा जा रहा है। तो ऐसा कौन सा हिस्सा नहीं हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहरे आज़म के नशेब। बहरे आज़म के नशे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा अगर हम देखेंगे तो हमारा जो समंदर के जो फर्श होगा भाई उसमें बहरे आज़म की नशेब कोई एक हिस्सा नहीं है। इसके हटकर अगर हम देखेंगे तो मेजरली जो है 4 हिस्से हो जाएंगे हमारे समंदरी फर्श के। कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला हो जाएगा कंटिनेंटल शेल्फ, दूसरा हो जाएगा हमारा कंटिनेंटल स्लोप, तीसरा हो जाएगा हमारा क्या कहेंगे हम इसको अबाइजल प्लेन या फिर इसको हम लोग डीप सी प्लेन कहेंगे। ठीक है, डीप सी प्लेन कहेंगे। और हमारा जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ओशियनिक डिप्स। ठीक है ना, या फिर ड्रेनेज इसको कहेंगे हम लोग। तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो है ना उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी इसके नाम क्या है भाई, 2-3 नाम दिए गए हैं। तो आप लोग अच्छे से एक मरतबा देख लीजिए। ओके ना, जो हमारा समंदर का फर्श है भाई ओशियन फ्लोर, उसको मेजरली 4 हिस्सों में हमारे डिवाइड किया गया है जिसकी डिटेल हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है। पहला है कंटिनेंटल शेल्फ या फिर बहरे आज़मी किनारा, दूसरा है हमारा कंटिनेंटल स्लोप या फिर बर्रे आज़मी ढलान, तीसरा है हमारा डीप सी प्लेन या फिर अबाइजल प्लेन और चौथा है हमारा ओशियन डीप या फिर ड्रेनेज। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये 4 चीज़ें जो है हमारे टेक्स्ट बुक में डिवाइड किए गए हमारे ओशियनिक फ्लोर को। और ये जो क्वेश्चन है ओशियनिक फ्लोर से ग्रुप 1 में बना है ऑलरेडी। जो आप लोग ग्रुप 1 लिखे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ से क्वेश्चन बना था। ऑड एंड ऑड के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बर्रे आज़मी ढलान कितने समंदरी रकबे पर फैला हुआ है? एट हाउ मच एरिया इज द कंटिनेंटल स्लोप स्प्रेड ओवर इन मीटर्स? हमको मीटर्स में बताना है जो हमारा बर्रे आज़मी ढलान है। अब हमको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि बर्रे आज़मी ढलान कौन सा हिस्सा है, पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है या फिर चौथा हिस्सा है। तो जो बर्रे आज़मी ढलान हो जाएगा वो हमारे समंदरी फर्श का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है भाई ये कितने क्या कहेंगे हम लोग रकबे पर फैला हुआ है मीटर्स में हमको बताना है। क्या वो 200 मीटर से रकबे पर फैला हुआ है? क्या वो 6000 मीटर से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है? क्या वो 200 से लेकर 3000 मीटर तक के रकबे पर फैला हुआ है? या फिर वो 3000 से लेकर 6000 तक के क्या कहेंगे हम लोग मीटर के रकबे पर फैला हुआ है? क्या हमारा कंटिनेंटल स्लोप की बात हो रही है यानी कि बर्रे आज़मी ढलान की बात हो रही है जो कि हमारे समंदरी फर्श का दूसरा हिस्सा हो जाएगा? चले बताने की कोशिश करिए कि ये कितने मीटर पर फैला हुआ है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके में हमेशा से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ग्रुप 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो नेक्स्ट आगे हमारे ग्रुप 1, 2, 3 के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जो सोशल स्टडीज़ है नथिंग बट वो जीके है हमारे लिए। ठीक है ना, जो इसलिए 10 तक आप लोग पढ़िए, ना सिर्फ टीआरटी के लिए बल्कि आपको जीके के लिए भी काम आ जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 200 to 3000। जो हमारा समंदरी क्या कहेंगे हम लोग ढलान है भाई, देखिए आप लोग बर्रे आज़मी ढलान पेचीदा नशे व फराज के साथ 200 से 3000 मीटर तक फैला हुआ होता है जो 15% समंदरी रकबे का अहाता करता है। ठीक है ना, और अगर हम देखेंगे तो बर्रे आज़मी के ढलान जो होंगे हाँ जी, कहाँ थे हम? और ये जो बर्रे आज़मी के ढलान की जो सरहदें होंगी ना वो बर्रे आज़मों की निशानदाही करेंगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद समंदरी वादियों का मुशाहदा इस इलाके में किया जा सकता है। दो दरियाओं और ग्लेशियरों
ग्लिसरॉल के जो कटाव के अमल की वजह से बनते हैं। तो 2-3 चीज़ें इसमें हमको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं और कितने % जो समंदरी रकबा है उसका अहाता करता है। इसके अलावा जो क्या कहेंगे हम लोग, इसमें हम लोग समंदरी वादियों का भी मुशाहिदा कर सकते हैं। भाई समंदरी वादियाँ किस तरह बनती है, तो ये दरियाओं और ग्लेशियरों के कटाव के अमल की वजह से क्या है बनती है। तो ये जो है समंदरी ढलान, ये हमारे समंदरी फर्श का दूसरा जो होगा हमारा हिस्सा हो जाएगा, जो कि हमारे कहाँ तक 200 से लेकर 3000 मीटर तक फैला हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, ओके ना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ये, दुनिया का सबसे बड़ा खंदक कौन सा है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट ट्रेनेज इज ए मैरियाना ट्रेनेज, बी नेव्स ट्रेनेज, सी जावा ट्रेनेज और डी नन ऑफ द अबो। तो हमको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेनेज या फिर जो खंदक हो जाएगा वो कौन सा है। जो ट्रेनेज और जो खंदक जिसको हम कहेंगे नथिंग बट ये भी हमारे जो समंदरी फ़र्श होगा उसका ही एक हिस्सा होगा। जो हमारे समंदरी फ़र्श का जो आखिरी हिस्सा होगा, जो चौथा हिस्सा होगा, उसको हम लोग ट्रेनेज कहेंगे, या इसको हम लोग ओशियानिक डिप्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओशियानिक डिप्स या फिर ट्रेनेज जो है हमारे समंदरी फ़र्श का आखिरी हिस्सा हो जाएगा। तो हमको ये बताना है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेनेज है वो कौन सा है, हमको बताना है। क्या वो मैरियाना हो जाएगा, क्या वो नेव्स है, क्या वो जावा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। जो ट्रेनेज है भाई हमको पता ही है, हर क्या कहेंगे बहरे आज़म या फिर हर समंदर में जो होता है ट्रेनेज होंगे। तो मुख्तलिफ क्या कहेंगे हम लोग, समंदरों में मुख्तलिफ ट्रेनेज होंगे, उनकी जसामत मुख्तलिफ होगी। तो हमको ये बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनेज कौन सा हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेरियाना। जो हमारा मेरियाना ट्रेनेज है या फिर जो मेरियाना ओशियानिक डिप्स है ना हमारा, वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है खंदक समझा जाता है। यह है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, चैट है यहाँ पे। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? इसको हम लोग चैलेंजर के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैरियाना या फिर इसको हम लोग चैलेंजर भी कहते हैं। ये किसका हिस्सा है? तो ये हमारे बहरुल काहिल या फिर पैसिफिक ओशियन का जो है भाई उसमें पाया जाता है ये। ठीक है ना, इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 जो है मीटर इसकी गहराई है। अगर हम देखेंगे तो दूसरा बड़ा कौन सा है, तो इसको हम लोग नेव्स कहेंगे या फिर प्योर्टोरिको कहेंगे। ठीक है ना, ये जो है बहरे ओशियानुस या फिर अटलांटिक ओशियन का जो है भाई उसमें पाया जाता है। अगर हम इसकी क्या कहेंगे हम लोग साइज़ देखेंगे तो ये 10,475 क्या है मीटर गहरा है। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पे हमारा जो ट्रेनेज उसको हम लोग जावा कहेंगे, जो कि हमारे इंडियन ओशियन या फिर बहरे हिंद में पाया जाता है ये। ठीक है ना, अगर हम इसकी क्या कहेंगे गहराई देखेंगे, ठीक है ना, तो गहराई क्या हो जाएगी भाई इसकी 7,450 मीटर जो होगी इसकी गहराई हो जाएगी। तो ये कहाँ पर दिया गया है? तो ये हमारे टेक्स्ट बुक का जो 9th क्लास की जो लेसन है हमारा हाइड्रोस्फीयर, उसमें कुछ चीज़ें जो है भाई डिटेल में दी गई है, जो हमको जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। समंदर में तहलील शुदा मादनियात में NaCl का फ़ीसद कितना होता है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ NaCl इन द डिजॉल्व मिनरल्स ऑफ ओशियनिक वाटर या फिर ओशियन वाटर? A 2%, B 77.8%, C 35% और D 10%। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, बात हमारे समंदर की जा रही है, यानी कि समंदर का पानी पता ही है हमको बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। ओके ना, क्यों? क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे मादनी नमकियात हलशुदा हालत में पाए जाते हैं। उसमें सिर्फ नमक ही नहीं पाया जाता है बल्कि दूसरे भी दीगर जो नमकियात होते हैं, जो मादनियात होते हैं, वो भी क्या है यहाँ पर इसमें समंदर में बहुत ही वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जितने भी हलशुदा मादनियात हमारे समंदर में पाए जा रहे हैं उसमें हमको सिर्फ क्वेश्चन में हमको NaCl का फ़ीसद बताना है कि जो हमारा NaCl है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जिसको हम लोग घरों में नमक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसका जो फ़ीसद हो जाएगा हमारे समंदरी पानी के जो तहलील शुदा मादे होंगे या फिर मादनियात होंगे उसमें कितना होगा? क्या 2% हमारा NaCl पाया जाएगा, या 77.8% पाया जाएगा, 35% या फिर 10%? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जवाब की तरफ। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, 77.8% जो है हमारा NaCl पाया जाएगा। ठीक है ना, सैलिनिटी क्या है भाई? सैलिनिटी या खारापन की इस तरह समंदर के पानी में जुमला तहलील शुदा नमक की मकदार की तारीफ में इस्तेमाल की जाती है। इसका तखमाना इस तरह लगाया जा सकता है। अगर हम लोग 1000 ग्राम समंदरी पानी में तहलील शुदा नमक की मकदार ग्रामों में, जो आमतौर पर हिस्से फी 1000 यानी कि क्या कहेंगे हम लोग पर पार्ट्स 1000 के तौर पर हम क्या करते हैं जाहिर करते हैं हलशुदा जो नमकियात है उसको पर
क्या कहेंगे हम लोग, पार्ट्स पर 1000। इंपॉर्टेंट है ये, पीपीटी में हम लोग जाहिर करते हैं खारेपन को। आमतौर पर कहा जाए तो समंदरों का खारापन जो होगा भाई 0 to 35% है, जो क्या कहेंगे हम लोग 1000 पानी के हिस्सों का 35वां हिस्सा है। तमाम समंदरों के पानी में तहसीलशुदा मादनी मादों की भारी मकदार पाई जाती है, जिसमें सिर्फ हमारे सोडियम क्लोराइड या फिर आम नमक का जो मकदार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 77.8% होगा। इम्पॉर्टेंट है हमारा। ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे तहलीलशुदा मादे जो है हमारे क्या कहेंगे भाई हमारे पानी में पाए जाते हैं समंदरों के, उसकी सैलिनिटी या फिर उसके खारेपन पर असर करते हैं। लेकिन हम देखा जाएंगे तो मेजरली जो हमारा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl, वही जो होगा 77.8% पाया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, समंदरी जो पानी है सबसे ज़्यादा उसमें NaCl का ही फीसद पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वाई द कंटिनेंटल शेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज बर्र-ए-आज़मी किनारा नहायत ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि फ़िश वेल्थ इज़ मोर इन दिस रीजन, यानी कि ये जो इलाका है यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग मछलियों की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे हम लोग वाफिर मकदार में ख़जाना पाया जाता है। बी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज़ फाउंड हियर, यानी कि यहाँ पर जो है भाई ख़ाम क्या कहेंगे हम लोग तेल और जो कुदरती गैस है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सी बिल्डिंग सी पोर्ट्स इज़ पॉसिबल हियर, ये जो इलाका होगा हमारा क्या कहेंगे हम लोग ओशियानिक फ्लोर या फिर हमारे समंदरी फर्श का जो सबसे पहला इलाका हो जाएगा, वहाँ पर जो है भाई बंदरगाह बनाने की पॉसिबिलिटीज़ है, बिल्ड कर सकते हैं हम लोग। इस वजह से जो है हमारा जो ये कंटिनेंटल शेल्फ हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चले बताने की कोशिश करिए जो हमारा कंटिनेंटल शेल्फ है, जिसको हम लोग बर्र-ए-आज़मी किनारा कहते हैं, जो कि हमारे समंदरी फर्श का सबसे पहला वाला हिस्सा हो जाएगा, पार्ट 1 है ये। ठीक है ना, तो ये हमें किस वजह से अहमियत का हामिल है हमको ये बताना है। ऑप्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट है, बी के लिए इंपॉर्टेंट है, सी के लिए इंपॉर्टेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलें तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका जवाब हो जाएगा। जो हमारा कंटिनेंटल शेल्फ या फिर जो हमारा बर्र-ए-आज़मी किनारा है भाई, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें क्या है भाई पाई जाती है, जिस वजह से ये अहमियत का हामिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो जो हमारा बर्र-ए-आज़मी किनारा या फिर कंटिनेंटल शेल्फ है 200 मीटर तक गहराई से समंदरी रकबे के 7.6 हिस्से पर फैला हुआ है, यानी कि इसकी गहराई कितनी होगी तो 200 मीटर तक की गहराई रखता है। और कितना फीसद हमारे रकबे पर फैला हुआ है तो 7.6% जो है हिस्से पर फैला हुआ है ये हिस्सा। ये ज़मीन और समंदर के बीच सरहदी इलाका है। ये कहाँ है भाई, ज़मीन और समंदर के दरमियान जो सरहदी इलाका होगा वो हमारा बर्र-ए-आज़मी किनारा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो बर्र-ए-आज़मी किनारा है वो साइबेरिया के किनारा है, यानी कि कहाँ पर पाया जाता है, साइबेरियाई किनारा जो है सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़मी किनारा है। ये निहायत अहमियत के हामिल होता है, क्यों? क्योंकि मछलियों का ज़खायर इस इलाके में कसरत से पाए जाते हैं, खाम तेल और कुदरती गैस यहाँ कसरत से पाई जाती है, और यहाँ बंदरगाहों की तामीर भी मुमकिन है। इसी वजह से जो हमारा कंटिनेंटल शेल्फ या फिर जो बर्र-ए-आज़मी किनारा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा जो बर्र-ए-आज़मी किनारा है वो कौन सा है, साइबेरियन शेल्फ है। ठीक है ना, साइबेरियन किनारा है जो कि कहाँ पर पाया जाता है, आर्कटिक ओशियन में हमारे पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द पाँच कवर्स अबाउट 76% ऑफ द ओशियन बेसिन, इनमें से कौन सा हिस्सा जो है समंदर के फर्श का तकरीबन 76 हिस्से पर मुहित है। ए डीप सी प्लेन्स, बी ओशियानिक डीप्स, सी ट्रेनेज, और डी कंटिनेंटल शेल्फ। चलें बताने की कोशिश करिए कौन सा जवाब हो जाएगा। अगर अब तक आप जो है इतने सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं, अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे तो आप इसको आसानी के साथ ऑड एंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डीप क्या कहेंगे भाई ओशियानिक ट्रेनेज के बारे में देखे। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कंटिनेंटल शेल्फ के बारे में अभी देख चुके हैं कि जो कंटिनेंटल शेल्फ है हमारा वो तो 7.6 हिस्से पर फैला हुआ है। ठीक है ना, हम क्या कहेंगे हमारा हम बर्र-ए-आज़मी हमारा क्या कहेंगे ढलान भी देख चुके थे जो 15% हिस्से पर फैला हुआ था। ठीक है ना, तो बचा क्या, ओशियानिक डीप्स और ट्रेनेज, ये दोनों तो भाई एक को ही कहेंगे हम। ट्रेनेज और ओशियानिक डीप्स ये दोनों भी हैं, एक ही है, एक के ही नेम से, और एक हमारा हो जाएगा डीप सी प्लेन। तो इसमें से जवाब क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग इसको क्या कहेंगे हम लोग ऑड एंड आउट करने की कोशिश करिए। इसका जवाब हम कौन सा हो जाएगा, यानी कि समंदर का जो फर्श है सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा 76%, मतलब तकरीबन 3/4 हिस्से पर यही जो हिस्सा है वो फैला हुआ होगा। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डीप सी प्लेन। ठीक है ना, जो समंदरी फर्श है भाई उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डीप सी प्लेन, जो कि 76% जो है पूरे हिस्से पर फैला हुआ आता है। इसको हम लोग अबाइजल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, डीप सी प्लेन्स या फिर अबाइजल प्लेन्स, या फिर उर्दू में इसको कहेंगे हम तो गहरे समंदरी मैदान। ये मैदान समंदरी ताश के कम ढलान वाले इलाके होते हैं। ये दुनिया के हमवार तरीन और मुलायम तरीन खत्ते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया के सबसे
मुलायम तरीन और हमवार तरीन खित्ते हैं भाई। ये 3000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और समंदरी फर्श का तकरीबन 66 पॉइंट आना चाहिए, वहाँ पर किताब में नहीं दिया। 76.2% हिस्से पर क्या है भाई, ये घिरे हुए होते हैं, इंपॉर्टेंट है। 76.2% हिस्से पर ये फैले हुए होते हैं। ये मुलायम तरीन एंड क्या कहेंगे, हमवार तरीन जो होगा हमारे दुनिया का जो है खित्ते हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कम ढलान वाले इलाके होते हैं जिसको हम लोग अबाइजल प्लेन्स या फिर गहरे समंदरी मैदान कहते हैं। ये हमारे जो समंदरी फर्श हो जाएगा उसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको सीरीज़ में याद रखिए, पहला हिस्सा उसकी डिटेल्स, दूसरा हिस्सा उसकी डिटेल्स, तीसरा हिस्सा उसकी डिटेल्स और चौथा हिस्सा उसकी डिटेल्स क्या है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज, यानी कि समंदरों की जो औसत नमकियात है वो कितनी है भाई। ए 75%, बी 35%, सी 2% और डी 50%। चले बताने की कोशिश करिए कि जो हमारा समंदर होता है भाई, अगर हम देखेंगे तो हमारे दुनिया भर में बहुत सारे समंदर हैं। सबसे 5 जो है बहरे आज़म भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, उसके अलावा बहुत सारे समंदर जो हैं पाए जाते हैं। हमारे बहरे आज़मों को डिवाइड करेंगे हम लोग तो उन्हीं में से समंदर निकल आएंगे बहुत सारे। तो जितने भी ये समंदर होते हैं अगर हम देखेंगे तो औसतन उनकी नमकियात कितनी होती है, उनकी खारापन कितना होता है भाई, हमको ये पूछा जा रहा है। औसतन जो है समंदरों की सैलिनिटी लेवल जो होता है, एवरेज सैलिनिटी लेवल कितना होता है हमको पूछा जा रहा है। क्या 75% उसमें सैलिनिटी पाई जाती है, क्या 35% पाई जाती है, या फिर 2% पाई जाती है, या फिर 50% जो है समंदर के पानी के अंदर सैलिनिटी पाई जाती है। चलिए बताने की कोशिश करिए। हम लोग ऑलरेडी ये जो आंसर है इसका, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन, इससे पहले नहीं उससे पहला एक क्वेश्चन था हमारा कि NaCl की मकदार कितनी पाई जाती है, तभी हम लोग देख चुके थे कि जो एवरेज जो क्या कहेंगे हम लोग औसत होता है सैलिनिटी का समंदरों में कितना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 35%। अगर हम देखेंगे, अगर हम लोग सैलिनिटी मालूम करते हैं तो हम इसको कितने कौन से क्या कहेंगे एक पैमाने के जरिए मालूम करते हैं या फिर किस में जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो PPT में जाहिर करते हैं। हम लोग देख चुके हैं PPT का मतलब क्या है भाई, नथिंग बट PPT यानी कि पार्ट्स पर 1000। अगर हम लोग पूरे समंदर को क्या कहेंगे हम लोग 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें से जो 35 पार्ट्स होंगे भाई वो क्या कहेंगे इसकी सैलिनिटी को जाहिर करेंगे, ठीक है ना। 1000 में से 35 पार्ट्स में जो है खारापन पाया जाएगा, क्या कहेंगे हम लोग नमकियात पाए जाएंगे, तो उसको हम लोग किससे जाहिर करते हैं, PPT पार्ट्स पर 1000 से जाहिर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो समंदरों की जो औसत या फिर एवरेज जो सैलिनिटी लेवल होता है वो होता है 35%, इंपॉर्टेंट है। 35% जो होगा समंदरों के एवरेज सैलिनिटी लेवल या फिर खारापन होगा। इसको हम लोग ऐसे जाहिर करते हैं तो PPT से जाहिर करते हैं। PPT का मतलब है पार्ट्स पर 1000। अगर हम लोग 1000 हिस्से करेंगे तो 35 जो हिस्से होंगे उस पर क्या कहेंगे हम लोग खारापन या फिर सैलिनिटी पाई जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। चलें देखते हैं फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी हम लोगों के लिए नई नहीं है क्योंकि ये डिफ़िकल्टी लेवल अब 10th पढ़ना है हमको, तो 9th क्लास का ये चैप्टर हो जाएगा जो कि इससे सोशल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। समंदरी खारेपन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी? ए तरसीब और तबखीर, इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन। बी समंदरी लहरें या फिर ओशियन करेंट्स। सी एक जगह से दूसरी जगह हवाओं के जरिए पानी की मुंतकिली, मूवमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय वाइंड। और डी ऑल ऑफ द अबो या फिर इनमें से तमाम। हम भी देख चुके हैं जो हमारे समंदर के पानी का जो औसत खारापन होगा वो 35% होगा। अगर हम देखेंगे तो वो जितना भी हलशुदा मादनियात होंगे उसमें हमारे NaCl का या फिर सोडियम क्लोराइड का कितना फ़ीसद होगा, तो क्या कहेंगे भाई हम लोग पढ़ चुके हैं कितना फ़ीसद पे पाया जाता है हमारा सोडियम क्लोराइड, तो वो हो जाएगा हमारा 77.8%। अब हमको बताना है कि ज़रूरी नहीं है हर समंदर की जो सैलिनिटी है वो यकसा होगी। मुख्तलिफ जो समंदर होंगे उनकी सैलिनिटी के लेवल भी क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, उनमें भी क्या है फ़र्क पाया जाएगा। तो ये फ़र्क जो पाया जाता है, ये जो हमारा सैलिनिटी है उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से होंगे भाई? तबखीर और तरसीब हो जाएगा, समंदरी लहरें हो जाएंगे, या फिर जो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो पानी मुंतकिल होता है वो हो जाएगा इसका रीज़न, या फिर ये तमाम जो होंगे ऑल ऑफ दी वो जो है रीज़न्स हो जाएंगे हमारे जो कि हमारे समंदरी खारे पानी पर असरअंदाज होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। जो ऊपर जो 3 भी क्या कहेंगे रीज़न्स दिए गए हैं, जो क्या कहेंगे हम लोग फैक्टर्स दिए गए हैं, ये 3 भी जो होते हैं हमारे समंदरी खारेपन पर असरअंदाज होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखें अगर आप लोग देखें यहाँ पर समंदरी खारेपन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो है
झेल में इसका जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला हो जाएगा तफ़ख़ीर और तरसीब, दूसरा हो जाएगा साहिली इलाक़ों में दरियाओं के ताज़ा पानी के बहाव, ख़ुतबी इलाक़ों में इंजमाद और बर्फ़ पिघलने का मरहला, सतह खारेपन में भी बड़ी तरह क्या करेगा, हवा को असरअंदाज करेगा। तीसरा हो जाएगा हमारा हवा भी, दूसरी हवाएँ भी क्या करती है भाई, दूसरे इलाक़ों को पानी मुंतकिल करके एक इलाक़े के खारेपन पर असरअंदाज होती है। और चौथा जो हो जाएगा हमारा समंदरी लहर या फिर ओशियानिक करंट्स। ये चार जो चीज़ें हैं भाई, ये चार भी जो है हमारे समंदरी खारेपन पर असरअंदाज होगी, यानी कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारे समंदरी क्या कहेंगे हम लोग खारेपन का, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें क्या कहेंगी, वहाँ पे दखल अंदाज करेगी वहाँ के खारेपन को। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता, ऑड एंड आउट के क्वेश्चन पूछ सकता। इम्पॉर्टेंट है हमारे समंदरी खारेपन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी कंटेंट हाइएस्ट सैलिनिटी। मंदर झील में से कौन से आबी जिस्म सबसे ज़्यादा खारापन रखता है या फिर रखते हैं। ए लेक रेतपा, बी लेक वैंडा, सी डॉन जुआन पॉन्ड और डी बाल्टिक सी। चलिए बताने की कोशिश करिए कि जितने भी जो आबी अजसाम हमारे पूरे क्या कहेंगे ज़मीन पर पाए जाते हैं, तो इनमें तमाम में सबसे ज़्यादा जो खारापन होगा या फिर सबसे ज़्यादा जो लेवल ऑफ सैलिनिटी होगी वो कौन से आबी जिस्म में या फिर कौन से वाटर बॉडी में पाई जाती है, हमको बताना है। क्या वो हमारे लेक रेतबा या फिर झील रेतबा में पाई जाती है, या फिर झील वैंडा में पाई जाती है, या फिर जॉन डॉन पाउंड या फिर तालाब में पाई जाती है वो, या फिर बाल्टिक सी या फिर बाल्टिक समंदर में जो है सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा खारापन पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मादनी नमकियात पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पीपीटी लेवल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा उसका, ठीक है ना। यानी कि अगर हम उसके 1000 पार्ट्स करेंगे तो सबसे ज़्यादा पार्ट्स पर क्या है भाई, खारापन पाया जाएगा। कौन से लेक या फिर कौन से समंदर या फिर कौन से तालाब का जो सैलिनिटी है आपको बताना है। चलें बताने की कोशिश करिए। ये जीके के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जीके में भी पूछ सकता है आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉन जॉन पॉन्ड, ठीक है ना। जो डॉन जॉन तालाब है ये, ठीक है ना, ये जो तालाब हो जाएगा भाई, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी रखेगा। अगर हम देखेंगे तो जॉन डॉन पॉन्ड जो ये तालाब है भाई, ये कहाँ पर पाया, ये जो है ये कहाँ पर है, तो ये अंटार्कटिका का हिस्सा है, ठीक है ना। कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका का हिस्सा है। अगर हम देखेंगे तो अगर हम 1000 पार्ट्स करेंगे तो 440% जो हिस्सा हो जाएगा वो 100% क्या कहेंगे हम लोग, 1000% में से जो 440 है वहाँ उतना उसके अंदर खारापन पाया जाता है। अगर हम दूसरी बात करेंगे तो नंबर 2 पे हो जाएगा रेतबा झील, जो कि सिंगल में पाई जाती है, वो 400% हिस्से की इस पर क्या होगा, सैलिनिटी पाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वैंडा झील, जो कि अंटार्कटिका में ही है। इसमें जो है भाई सैलिनिटी लेवल कितना होगा, तो 350% जो है सैलिनिटी पाई जाएगी। अगर हम सबसे कम की बात करेंगे, अगर हम अकल तरीन खारेपन की बात करेंगे, तो सबसे अव्वल पर हो जाएगा हमारा बाल्टिक समंदर। बाल्टिक समंदर जो है भाई सबसे कम जो है सैलिनिटी रखता है, ओनली 10%। अगर हम देखेंगे तो आउट ऑफ 1000 ओनली 10% पीपीटी जो है हमारा बाल्टिक समंदर रखेगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा खलीज, जो कि हडसन में पाया जाता है भाई। इसका जो कहेंगे हम लोग सैलिनिटी लेवल है ये होगा 3 पॉइंट से लेके 15% तक। ये भी क्या है भाई, सेकेंड क्या कहेगा, अकल तरीन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर्स आर सो डीप दैट इवन इफ द माउंट एवरेस्ट वॉज प्लेस्ड इन देम इट वुड ड्रॉन कम्प्लीटली। यानी कि समंदरी की तह का वो कौन सा हिस्सा इतना गहरा है कि अगर हम इनमें माउंट एवरेस्ट भी रख देंगे या फिर माउंट एवरेस्ट भी इसमें रख दिया जाएगा तो वो भी मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा या फिर गर्क हो जाएगा। चलिए बताने की कोशिश करिए कि हमारा जो समंदरी फ्लोर या फिर हम समंदरी फर्श अब तक पढ़ चुके हैं, तो इनमें से जो पार्ट होगा, कौन सा पार्ट है हमारे समंदरी फर्श का जो कि इतना गहरा होगा, उसकी गहराई इतनी ज़्यादा होगी कि हमारे ज़मीन पर जो सबसे ऊंचा जो हम पहाड़ जिसको मानते हैं माउंट एवरेस्ट, वो भी अगर हम इस समंदर के अंदर या वो भी इस जगह पर हम रख देंगे, इस पार्ट्स में अगर हम रख देंगे तो वो भी पूरी तरह से उसमें डूब जाएगा या फिर गर्क हो जाएगा। ऑप्शन ए ड्रेनेज, ऑप्शन बी अबाइजल प्लेन, ऑप्शन सी कंटिनेंटल शेल्फ और ऑप्शन डी कंटिनेंटल स्लोप। चले बताने की कोशिश करिए कि वो कौन सा हिस्सा है इतना गहरा होगा। चलें बताने की कोशिश करिए। अगर हम सोच भी नहीं सकते कि वो उसकी गहराई कितनी होगी, क्योंकि हमको जो पता है भाई अब तक हमारा सबसे हाईएस्ट जो हमने देखी है वही हमारा माउंट एवरेस्ट, हम जिसको मानते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाइट वाला, वो भी अगर उसमें डूब जाएगा तो पता नहीं उसकी जो है क्या कहेंगे हम लोग कितना वो गहराई होगी। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ड्रेनेज।
ये जो ड्रेनेज है भाई, ठीक है ना, जिसको हम लोग खंदक कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी खंदक पढ़ चुके थे। सबसे बड़ा जो खंदक है वो कौन सा है वो भी हम पढ़ चुके थे। जो मैरियाना होगा वो सबसे बड़ा खंदक होगा, ये भी हम देख चुके हैं। तो जो खंदक है भाई वो इतना ज़्यादा क्या कहेंगे हम लोग गहरा होता है। जो खाइयाँ जिसको हम लोग कहते हैं वो इतनी गहरी होती है भाई कि एक एवरेस्ट पहाड़ भी इसमें रखा जाएगा तो ये पूरा की पूरा पहाड़ भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर डूब जाएगा या फिर गर्क हो जाएगा। ओके ना, इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम देखेंगे तो एक और पॉइंट भी यहाँ से बनता है कि जो बहरे आज़म का बड़ा हिस्सा होता है सतह समंदर से तकरीबन 3 से 6 किलोमीटर गहरा होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। जो भी हमारे बहरे आज़म का जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो सतह समंदर से तकरीबन 3 से 6 किलोमीटर गहराई में होता है या फिर गहरा होता है। इंपॉर्टेंट है, कितना, 3 से लेके 6 किलोमीटर गहरा। क्या भाई, हमारे बहरे आज़म का सबसे बड़ा हिस्सा जो कि सतह समंदर से हमारे 3 से 6 किलोमीटर गहरा होगा। इम्पॉर्टेंट है। जो खंदक होंगे या फिर जो खाइयाँ होंगे जिसको हम लोग ओशियनिक डीप्स कहते हैं, उसको हम लोग ड्रेनेज के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में कोई भी एक नाम दे सकता, तो आपको तमाम के तमाम इसके नाम याद होना ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जब पानी समंदर की सतह पर उठता है और फिर नीचे गिरता है तब इसे हम क्या कहते हैं? When the water on the surface of the ocean rises and falls, then they are called A. waves या फिर मौजे, B. currents या फिर लहरें, C. नशेब और D. मद्दोजज़र या फिर टाइड्स। चलें बताने की कोशिश करिए कि जो हमारा जो सतह समंदर का पानी होता है भाई उसकी हरकत बहुत ही मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ मौसमों में, मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ घंटों में, ठीक है ना, मुख्तलिफ हालात में जो है उसकी जो क्या कहेंगे हम लोग पानी की जो उसका पानी होता है उसकी हरकत भी मुख्तलिफ होती है। तो हमको ऐसी हरकत के बारे में पूछ रहा है जिसमें क्या होता है भाई, पानी क्या होता है समंदर की सतह पर उठता है और फिर नीचे गिरता है, उठता और गिरता है। तो इस जो कैफियत होगी इसकी, हम इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्या उसको मौजे कहेंगे, क्या उसको हम लोग लहरें कहेंगे, क्या उसको नशेब कहेंगे या फिर उसको हम लोग मद्दोजज़र कहेंगे? चले बताने की कोशिश करिए। आप लोग ऑलरेडी ये जो है 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, टेट के टाइम पे पढ़ चुके होंगे। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चले बताने की कोशिश करें, क्या कहेंगे हम इसको? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौजे। क्या कहेंगे हम इसको? इसको हम लोग मौज के नाम से जानते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मौजे या फिर वेव्स क्या है भाई? नथिंग बट जब हमारा जो क्या कहेंगे, जब हमारा पानी समंदर की सतह से ऊपर उठता है और फिर गिरता है, इसी को हम लोग मौज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मौज कहते हैं। ये मौज इस वक्त बनती है जब हवा क्या होती है भाई, सतह समंदर को छूती हुई गुजरती है। हवा जितनी तेज़ होगी मौज भी इतनी ही बड़ी होगी। इम्पॉर्टेंट है। मौज क्या है भाई? राइज एंड फॉल, यानी कि जो हमारे नशेब और फराज बनते हैं ना, मौज किसको कहते हैं हम लोग? जो हमारा नशेब और वेव्स किसको कहते हैं? जिसमें नशेब और फराज होते हैं, यानी कि ऊपर उठता है नीचे, ऊपर नीचे जब होते हैं तो इसको हम लोग मौजे कह रहे हैं भाई। मौजे बनने का रीज़न क्या है? जो हवा होती है भाई जब वो हमारे सतह समंदर से छूते हुए गुजरती है, जब हमारे सतह समंदर के जो पानी होता है जब उसको वो टच करेगी तो मौज क्या करेगी? बनेगी। मौज को अपने साथ ऊपर लेके जाएगी, फिर नीचे छोड़ देगी, ऊपर ले जाएगी, नीचे छोड़ देगी। इस तरह जो है हमारी मौज का फॉर्मेशन होता है। तो हवा जितनी तेज़ रफ्तार से होगी मौज की हमारी क्या होगी? उतनी ही बड़ी होगी। ये इसका क्या कहेंगे हम लोग? रीज़न है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से हम लोग मौज किसको कह रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द फ्लो ऑफ करेंट्स फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टुवार्ड्स द पोल इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे करेंट्स या फिर जो हमारे लहरें हैं जिसको हम लोग लहरें कहते हैं, तो हमारी लहरों की वो हरकत जब वो क्या कहेंगे भाई, इक्वेटोरियल रीजन यानी कि ख़त्े इस्तिवा से हमारे खुतबेन की जानिब, ठीक है ना, जो हमारा ख़त्े इस्तिवा होगा, हमारा इक्वेटोरियल रीजन होगा, वो ख़त्े से जब हमारी जो लहरें हैं वो पोल्स की तरफ यानी कि हमारे खुतबेन की तरफ हरकत कर रही है, खुतबेन की तरफ क्या कहेंगे, बह रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग इक्वेटोरियल करंट कहेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? ख़त्े इस्तिवाई लहरें कहेंगे, या फिर उसको हम लोग हॉट करेंट्स कहेंगे, ठीक है ना, या फिर उसको हम लोग वार्म करेंट्स कहेंगे, या फिर उसको हम लोग कोल्ड करेंट्स कहेंगे। चलें बताने की कोशिश करिए। ऐसी लहरें जो कि हमारे ख़त्े इस्तिवा से होते हुए खुतबेन की जानिब बहती है। शुरू हमारे ख़त्े इस्तिवा से होती है लेकिन उसकी सिमत किधर होती है? खुतबेन की जानिब होती है। तब उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं हमको बताना है। चलें बताने की कोशिश करिए। वो जो लहरें होंगी वो किस नाम से जानी जाती है? चलें बताएं।
चलें, जो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 80 वार्म करेंट्स। ऐसी जो लहरें हैं भाई जो हमारे इक्वेटोरियल रीजन से क्या कहेंगे हम लोग, हमारे पोल्स की तरफ बहेंगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, पहले गर्म लहरें। पहले देखेंगे लहरें किसको कहते हैं। तो समंदर में पानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बड़े धारे की शक्ल में बहता है। ये धारे एक खास सिमत में समंदर की सतह पर बहते रहते हैं। इन धारों को हम लोग लहरों का नाम से जानते हैं, या फिर इन धारों को हम लोग क्या कहेंगे, लहरें कहेंगे, जो कि एक खास सिमत में बहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो जो लहरें हैं भाई उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दो लहरें होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक तो होती हैं सर्द लहरें और दूसरी होती है गर्म लहरें। जो गर्म लहरें हैं भाई ये इस्तिवाई इलाके से खुदबीन की तरफ बहती हैं, और जो सर्द लहरें हैं वो क्या कहेंगे भाई, खुदबीन से लेकर इस्तिवाई इलाके की तरफ बहती हैं। इन तमाम की अहम वजह मुकामी हवाएं, मुख्तलिफ दर्जे हरारत और समंदर का खारापन है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले लहरें किसको कहेंगे हम लोग, एक खास सिमत में जो है सतह समंदर का पानी क्या कहेंगे भाई, धारे की शक्ल में बहता है, वो तो लहरें हो जाएंगी। अब किस सिमत में भाई, अगर वो ख़ते इस्तिवा से खुदबीन की तरफ बह रहा है, यानी कि गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ जा रहा, तो गर्म लहरें कहलाएंगी, ठीक है ना। अगर वो खुदबीन से यानी सर्द इलाके से ख़ते इस्तिवा की तरफ बह रहा है तो उसको हम लोग कोल्ड वेव्स कहेंगे, क्या कहेंगे, कोल्ड करेंट्स कहेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है गर्म लहरें और सर्द लहरें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यानी कि कैसा याद रख रही है आप, उसका लोकेशन याद रखिए। जहाँ से शुरू होंगी वो गर्म हिस्से से शुरू होंगी तो गर्म लहरें कहलाएंगी, सर्द हिस्से से शुरू होंगी तो सर्द लहरें कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वाटर मूवमेंट आर ऑफ अ ग्रेट हेल्प फॉर फिशिंग, यानी कि मंदर झेल में से कौन सा समंदरी पानी की नकल व हरकत माहीगिरी के लिए बहुत ही मददगार है। यानी कि हम देखें कि समंदरों की जो हरकत होती है मुख्तलिफ होती है भाई, मौजों की शक्ल में देखें हम लोग इसको, टाइड्स की शक्ल में देखते हैं हम इसको, लहरों की शक्ल में देखते हैं हम लोग। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है समंदरी पानी की वो हरकत या फिर वो नकल मकाम है उसका, जो कि हमारे फिशिंग के लिए या फिर हमारे माहीगिरी के लिए हमारी बहुत मददगार साबित होती है। उस तरह की पानी की हरकत, क्या मौजें जो है हमारी, जो मौजें जो बनती है, जो मौजों की पानी की हरकत है वो हमें माहीगिरी में मदद करेगी, या फिर जो वार्म करेंट्स या फिर जो हम जिसको गर्म लहरें कहेंगे वो हमें माहीगिरी में मदद करेंगे, या फिर जो कोल्ड करेंट जिसको हम लोग सर्द लहरें कहेंगे क्या वो हमारे फिशिंग में हमारी मदद करेगी, या फिर टाइड्स जिसको हम लोग मद्दो जज़र के नाम से जानते हैं वो जो है हमें फिशिंग में या फिर माहीगिरी में हमारी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। चले बताने की कोशिश करिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, टाइड्स, जिसको हम लोग उर्दू में मद्दो जज़र के नाम से जानते हैं भाई। ये भी क्या है, ये भी हमारे जो सतह समंदर होगा उसके पानी जो होगी उसकी एक हरकत है। ये भी मौज क्या कहेंगे हम लोग, मद्दो जज़र भी उसकी एक हरकत है। जो रोज़ाना समंदर में पानी क्या होता है भाई, एक ख़ास लय या फिर तरतीब। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मद्दो जज़र और हमारे वेव्स या फिर मौजों में फ़र्क यही है कि जो हमारा मद्दो जज़र होता है भाई उसमें जो पानी होता है वो रिदमिक वे में, यानी कि एक लय में या फिर एक तरतीब में क्या होता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसको हम लोग मद्दो जज़र कहते हैं। तमाम साहिली मकामात चंद घंटे ऊंची बुलंद मद्दो जज़र और चंद घंटे पुस्त मद्दो जज़र के तजुर्बे से गुजरते हैं। मद्दो जज़र की बुलंदी यकसा नहीं होती। ऊंची मद्दो जज़र के दौरान पानी साहिल पर कुछ दूर तक ऊपर की तरफ चढ़ाता है। जैसे ही मद्दो जज़र पुस्त हो जाती है तो पानी पीछे की तरफ चला जाता है। मद्दो जज़र माहीगिरी में बहुत माऊन होती है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। साहिल के चंद मुकामात पर अपने साथ दरियाओं के जरिए लाई गई गदली मिट्टी को बहा ले जाते हैं और रेत को तहनशीन होने से रोकते हैं। तो मद्दो जज़र से रिलेटेड यहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो तमाम की तमाम ये जो पॉइंट्स है, ईच पॉइंट को हमको जहन नशीन करना ज़रूरी है। माहीगिरी में भी मदद करता है भाई ये, और इसकी जो क्या कहेंगे हम लोग बुलंदी जो है एकसा नहीं होती, और ये क्या करता है भाई, रेत को तहनशीन होने से भी रोकता है। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मच्छरों की बीवियों को क्या कहा जाता है, व्हाट आर फिशरमैन्स वाइफ्स कॉल्ड। तो हम लोग क्या है भाई, इससे पहले के लेसन में जो है हम क्या कहेंगे, माहीगिरी और क्या कहेंगे हम लोग समंदर और माहीगिरी जो है वो लेसन हम लोग 7th क्लास में जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कल देखे थे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं क्योंकि ये हमारे समंदर और फिशिंग से रिलेटेड है, ओके ना। तो जो हमारे फिशरमैन्स हो गए, यानी कि जो मछिरे जो कहते हैं, जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, उनकी बीवियों को एक ख़ास नाम से जाना जाता है। तो वो नाम क्या है, उनको क्या कहेंगे हम लोग, एक कर्रा टेपा कहेंगे उनको, बी क्या कहेंगे हम लोग, बेर्रा कथलू कहेंगे उनको, सी मारा पड़ावा कहेंगे उनको, या फिर डी क्या कहेंगे, भावना पावा कहेंगे उनको। किस नाम से जो है हमारे समंदर कह रही हूँ सॉरी, मच्छियों की जो वाइफ है उनको किस नाम से जाना जाता है हमको बताना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी पॉइंट जो है वो हम ना इम्पॉर्टेंट है समझ कर नहीं चल सकते। कोई भी पॉइंट्स हमारे जो
क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं उनकी नज़र में इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट जो है हम लोग उसको क्या कहेंगे भाई नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है समझ कर छोड़ देंगे तो वहाँ से ही क्या है वो क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे ही होता है, जो चीज़ हम पढ़ के नहीं जाते वही जो है एग्जाम में हमारे सामने आती है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पढ़ना है हमको, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेर्रा कथलू। ठीक है ना। जो हमारे मछिरे होंगी भाई उनके वाइफ्स को किस नाम से जाना जाता है, तो उनके वाइफ्स को हम लोग क्या कहेंगे भाई, बेर्रा कथलू के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है। जो भी मछलियाँ जो वो लोग पकड़ते हैं भाई तो उनकी वाइफ्स क्या करती हैं, उन मछलियों को दूसरे बाजार में बेचती हैं। यहाँ पे देख लीजिए भाई, मच्छिरों की बीवियां जिन्हें हम लोग बेर्रा कथेलू कहते हैं, इन मछलियों को खरीफ के गांव या फिर कस्बों जैसे कि नावपाड़ा, टकाली, पोंडी और पलासाले जाकर फ़रोख्त करती हैं। इम्पॉर्टेंट है। जो इनके वाइफ्स होती हैं भाई, मछलियाँ जाकर दूसरे गाँव में क्या करती है भाई, बाज़ारों में हो, हफ्तावारी हो या फिर कभी भी किसी भी वक्त जो है ये वहाँ जाकर इसको फ़रोख्त करती हैं। इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फ़िशिंग है भैया, जो मच्छियों की बात की जा रही है, कहाँ की बात की जा रही है, तो हम 7th क्लास में देखें कि एक स्पेशल केस स्टडी दी गई है हमारे भावनापाड़ू फिशिंग विलेज की, जो कि हमारे कहाँ पर है, कोस्टल आंध्र प्रदेश में वाक़ एक गांव है भावनापाड़ू। वहाँ पर जो है उस गांव में जो है स्पेशली मछिरे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर एक पूरी की पूरी केस स्टडी दी गई है। 7th क्लास के हमारे लेसन ओशियन एंड फिशिंग में आप लोग एक मरतबा पूरी केस स्टडी पढ़ लीजिए। उनका खाना पीना, रहना, उठना, जागना, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमको वो केस स्टडी में पढ़ने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा, द फिशरमैन ऑफ दिस एरिया इज़ यूजुअली बाय नेट्स फ्रॉम वेयर। इस इलाके के मछिरे अमूमन जाल कहाँ से ख़रीदते हैं? किस इलाके के भाई, किस इलाके की बात की जा रही है? यहाँ पर भावनापाड़ू की बात की जा रही है। याद रखें, जो हमारा क्या कहेंगे हम लोग फिशिंग से रिलेटेड जो हमारा लेसन है वो भावनापाड़ू के ही बारे में बात करता है। जो भावनापाड़ू है भाई, ये जो है हमारे आंध्र प्रदेश का एक साहिली इलाका है, वहाँ पर एक गाँव बसा है भावनापाड़ू। ठीक है ना। यहाँ के जो लोग हैं भाई, अक्सर जो देखेंगे हम, तो ये जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल करते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में मुख्तलिफ अक़साम के 4 किस्म के जाल देखे थे। तो ये जो जाल वो लोग ख़रीदते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं हमको ये बताना है। क्या वो बरहमपुर उड़ीसा से इन जालों को ख़रीदते हैं? क्या वो आंध्र प्रदेश से इन जालों को ख़रीदते हैं? क्या वो मारकोंडा उड़ीसा से इन जालों को ख़रीद के हैं? या फिर सूर्या मणिपुरम से क्या है ये इन जालों को ख़रीदते हैं? चले बताएं कहाँ से ये अपने जालों की ख़रीदारी करते हैं, बताने की कोशिश करिए कहाँ से करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तो वो खुद रहते हैं भाई, तो आंध्र प्रदेश से तो करने से रहा। बचेगा हमारा बरहमपुर उड़ीसा और मरकोंडा उड़ीसा। तो मरकोंडा उड़ीसा थे तो वो लोग बोटिंग की मतलब जो बोट्स है ना वो खरीदते हैं। इंपॉर्टेंट है, मारकोंडा उड़ीसा जो है भाई वहाँ से तो वो बोट्स खरीदते हैं। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर ए डी, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बरहमपुर उड़ीसा। ठीक है ना। जो हमारा उड़ीसा का एक इलाका है बरहमपुर, वो जो इलाका है भाई वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, जालों को ख़रीदते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो जाल ये लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से ख़रीदते हैं, तो जो बरहमपुर उड़ीसा में एक इलाका है वहाँ से ख़रीदते हैं भाई। जो क्या कहेंगे हम लोग, जो जाल ख़रीदे जाते हैं अक्सर उनके वेट और टाइप ऑफ रिंग्स के देख कर खरीद, मतलब उनका वज़न कितना है और उनके अंदर जो रिंग्स पाए जाते हैं वो कितने हैं, उस बेस पे जो है हमारे जालों की खरीदी की जाती है भाई। पहले ज़माने में जो है कॉटन क्या कहेंगे हम लोग, कॉटन जालों का इस्तेमाल करते थे भाई। आजकल जो है कॉटन जाल को इजीली जो है हमारे प्लास्टिक, नायलॉन, सिंथेटिक जो हमारे फाइबर्स या मटेरियल्स है ना वो लोग रिप्लेस कर चुके हैं। अब सिंथेटिक के, नायलॉन के जो है जाल खरीदे जाते हैं भाई। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से खरीदते हैं, बरहमपुर उड़ीसा। अगर हम लोग मारकोंडा की बात करेंगे भाई, तो मारकोंडा से ये लोग क्या करते हैं, एक तरह की क्या कहेंगे हम लोग मैकेनिकल बोट होती है भाई। ठीक है ना। एक तरह की मैकेनिकल बोट है, उसका नाम है मारा पड़वा नावी जो बोट है ना उसको ये लोग मारकोंडा उड़ीसा से ख़रीदते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। बोट्स भी वो लोग उड़ीसा से ही ख़रीदते हैं, लेकिन मारकोंडा इलाके से ख़रीदते हैं। उसका नाम है हमारा क्या है भाई, वो बोट का नाम मारा पड़वा। ठीक है ना। मारा पड़वा बोट जो कि एक मैकेनिकल बोट है वो लोग ख़रीदते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ भावनापाड़ू वर्शिप। भावनापाड़ू के जो लोग हैं भाई बड़ी तादाद में किसकी पूजा करते हैं? क्या वो गंगा माँ की पूजा करते हैं? क्या वो गौरी की पूजा करते हैं? क्या वो शिवा की पूजा करते हैं? या फिर ऑल ऑफ दी अबो, या तमाम की जो है वो पूजा करते हैं? तो भावनापाड़ू विलेज में जो है अक्सर जो है मछिरे पाए जाते हैं। उनकी बहुत सारी क्या कहेंगे कम्युनिटीज़ के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं कि भावनापाड़ू में मुख्तलिफ अक़साम के मछिरों की कम्युनिटीज़ पाई जाती है भाई। ठीक है ना। तो वहाँ पे वो लोग ज़िंदगी गुजारे प्रॉपर वे में। तो हम लोग देख चुके हैं कि तो मुख्तलिफ अक़साम के कम्युनिटीज़ रहती है कि चिंचू के बारे में देखें, हम गोंड के बारे में देखें, हम लोग क्या करेंगे बोंडा कबीले के बारे में देखें। तो हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि तमाम जो है मुख्तलिफ भगवानों की वर्शिप करते हैं। ठीक है ना। इनके जो भगवान हैं मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ क्या कहेंगे हम लोग, कभी कोई क्या करेंगे भाई झाड़ों की पूजा करेंगे, कोई क्या है जानवरों की पूजा करते हैं। ठीक है ना।
कोई कोई मुख्तलिफ क्या कहेंगे हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो वैसे ही जो हमारे भावनापाड़ू विलेज के जो मछीरे हैं वो किन की पूजा करते हैं हमको बताना है, ठीक है ना। वो गंगा माँ की पूजा करते हैं, वो गौरी की पूजा करते हैं, वो शिव की पूजा करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जी, ऑल ऑफ दी अबव। जो भावनापाड़ू विलेज के जो लोग हैं वो ऑल ऑफ दी अबव यानी कि गंगा माँ की भी पूजा करते हैं, वो लोग गौरी की भी पूजा करते हैं, और वो लोग क्या कहेंगे हम लोग हमारे शिव की भी पूजा करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है उनका अकीदा क्या है भाई। गंगा माँ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो पानी की देवी है, ठीक है ना। ये जो गंगा माँ है, मैसम माँ है, ये अलग डिटेल में पढ़ना है हमको कौन सी चीज़ के लिए वो लोग कौन सी देवी की पूजा करते हैं। तो फिलहाल तो देख लीजिए कि जो गंगा माँ है, गौरी है, शिवा है, ये तीन जो है ये तीन की भी पूजा करते हैं भावनापाड़ू लोग, जो वहाँ के लोग हैं वो। अगर हम देखेंगे तो ये लोग क्या करते हैं भाई, अपने जो बोट्स और अपने जो जाल होते हैं ना उनकी भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्या हो रहा भाई, माश हासिल हो रहा, उनसे उनके रोज़गार हासिल हो रहा, खाना हासिल हो रहा, फूड हासिल हो रहा, तो उनकी भी पूजा करते हैं ये लोग। और स्पेशली देखेंगे तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होगा हमारे भावनापाड़ू विलेज के मछीरों का, वो होगा हमारा गौरी पूर्णिमा, ठीक है ना। गौरी पूर्णिमा जो हो जाएगी यहाँ के लोगों की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएगी गौरी पूर्णिमा। इंपॉर्टेंट है, जब ये फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं भाई तो ये कॉमन फंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो गाँव में होते हैं भाई कॉमन फंड्स वो लोग सबसे वसूल करते हैं भाई। उसके बाद कुछ तरह के जो है भाई एक स्टेज पर बहुत सारे बुर्रा कथा, हरी कथा, इस तरह के डांसेस भी ये लोग परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द ओशियन वाटर करंट फ्लोज विच फ्लोज स्लोली इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारी क्या कहेंगे समंदरी पानी की जो लहरें हैं, अगर वो लहरें बहुत ही सुस्त रफ्तार में अगर सफ़र कर रही है, बह रही है, हरकत कर रही है, वो लहरों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या उसको हम लोग रेला या फिर स्ट्रीम कहेंगे? क्या उसको हम लोग कोल्ड करेंट्स या फिर सर्द लहरें कहेंगे? क्या उसको हम लोग ड्रिफ्ट या फिर ड्रिफ्ट ही कहेंगे, उर्दू में भी ड्रिफ्ट ही लिखा गया है, या उसको हम लोग गर्म लहरें या फिर वार्म करेंट्स कहेंगे? चले बताइए उनको किस नाम से जाना जाता है। हम लोग ऑलरेडी क्या है भाई, क्या वेव्स देख लिए हैं, टाइड्स देख लिए हैं, लहरें देख लिए हैं, तीन तरह की हरकत तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर वो तीन तरह की हरकत में से कोई एक ऑप्शन में आ जाता है तो आप आसानी के साथ उसको ऑर्डन आउट करके निकाल के फेंक सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे दो ऑप्शंस को निकाल के फेंक सकते हैं, एक तो है हमारा कोल्ड करेंट्स और दूसरा है हमारा वार्म करेंट्स। क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब लहरें धारे की शक्ल में तेज़ रफ्तार से हरकत करती होंगी तब उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, सर्द लहरें और वार्म करेंट्स कहेंगे। और स्पेशली इनकी कैटेगरीज है भाई, कोल्ड लहरें यानी कि खुतबेन से ख़त इस्तिवा की तरफ बहेंगी, ठीक है ना। सर्द लहरें जो है हमारे ख़त वास्ते खुतबेन की तरफ, दो निकल गए तो बचा हमारा रेला और ड्रिफ्ट। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट वो है जब हमारे समंदर का पानी जो है, हमारी समंदर की जो लहरें हैं भाई, वो सुस्त रफ्तार में अगर बह रही हैं या फिर हरकत कर रही हैं, उसको हम लोग ड्रिफ्ट के नाम से जानेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर हम रेला की बात करेंगे या फिर हम स्ट्रीम की बात करेंगे तो स्ट्रीम क्या है भाई, जब ये लहरें हैं बहुत ही तेज़ रफ्तार से हरकत कर रही होंगी तब इसको हम लोग रेला या फिर स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट और स्ट्रीम में एक ही फ़र्क है, जो ड्रिफ्ट होगा वो सुस्त रफ्तार से बहने वाला पानी या फिर लहरें होगा, और जो रेला होगा वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से बहने वाला पानी या फिर क्या कहेंगे हम लोग, लहरें होंगी। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। लहरों की बात की जा रही है, तेज़ रफ्तार से चलने वाली जो लहरें होंगी वो रेला कहलाएंगी, सुस्त रफ्तार से चलने वाली जो लहरें होंगी वो ड्रिफ्ट कहलाएंगी। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन। ओके, ये तमाम डिटेल्स आप लोगों को हाइड्रोस्फीयर चैप्टर में मिल जाएगी, जो कि 9th क्लास में एक मरतबा आप लोग डिटेल में उसको पढ़िए। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा, A line joining the points in the ocean having the same degree of salinity, एक ऐसा ख़त जो समंदरों में मसावी खारेपन वाले मकामात को जोड़ता है, उस ख़त को हम लोग क्या कहेंगे? ए, उसको हम लोग आइसोबात कहेंगे, बी, उसको आइसोहेलाइन कहेंगे, सी, उसको आइसोबार कहेंगे, या फिर डी, उसको आइसोलाइन कहेंगे? चलें बताने की कोशिश करिए। एक ऐसे ख़त के बारे में हमको पूछा जा रहा है जो कि हमारे समंदरों में मसावी खारेपन वाले मकामात को एक दूसरे से जोड़ता है। इस तरह की एक जो लाइन है हम उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे स्टार्टिंग के लेसन्स में, ठीक है ना।
जो हमारी क्या कहें कॉन्टूर लाइन है। हम कॉन्टूर लाइन के बारे में क्या पढ़े थे भाई? कॉन्टूर लाइन क्या करती है? एक जैसे मुकामात को जोड़ती है, एक जैसे हाइट वाले मुकामात को जोड़ती है, ठीक है ना। जो कॉन्टूर लाइन है वो किसको जोड़ती थी? एक जैसे जो मुकामात होंगे, एक जैसे हाइट रखने वाले जो मुकामात होते हैं उसको जोड़ने वाला खत जो होता है कॉन्टूर लाइन कहलाता था। हमको अब ऐसे खत के बारे में पूछ रहा है जो कि सेम मसावी खारेपन वाले मुकामात को जोड़ता है समंदर के, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबात कहेंगे, आइसोहेलाइन कहेंगे, आइसोबार कहेंगे, या फिर आइसो लाइन कहेंगे। चले बताएं। तो आइसो का मतलब भी सेम के होते हैं, ठीक है ना। जो आइसो वर्ड है भाई, आइसो के मतलब सेम के होते हैं और हेलाइन के मतलब जो होते हैं खारेपन के होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन एक ऐसा खत होगा जो कि समंदरों में मसावी खारेपन वाले मकामात को जोड़ेगा। यानी कि एक समंदर है भाई, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है हर जगह का जो सैलिनिटी लेवल है, खारापन एक जैसा होगा, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि सेम भी नहीं होगा। यानी कि कुछ मुकामात ऐसे भी होते हैं समंदर में जहाँ पे जो सैलिनिटी लेवल है वो एक जैसा होता है। तो ऐसे मुकामात जहाँ पे जो खारापन का जो लेवल होता है वो एक जैसा होता है, उसको जो है हम एक ख़त के ज़रिए जोड़ते हैं, एक ख़त उनको जोड़ता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोहेलाइन नाम से जानते हैं। अगर हम लोग आइसो क्या कहेंगे बार की बात करेंगे तो ये बार का मतलब है प्रेशर, यानी कि यकसा प्रेशर रखने वाले अगर मुकामात को कोई ख़त जोड़ता है तो उसको हम लोग आइसोबार के नाम से जानते हैं। ओके ना, इंपॉर्टेंट। आइसोबात क्या है भाई? आइसोबात जो है वो क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग क्या कहेंगे? अलाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑन द सी बेड एट द एन इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस बिनीथ द सरफेस। यानी कि अगर कोई लाइन है जो वर्टिकली यानी कि उमूदी तौर पर जो है क्या के मुकामात को जोड़ रही है हमारे समंदर में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबात कहेंगे। ये कुछ जो आइसो लाइन्स या फिर आइसोबात, आइसोहिलाइन, आइसोबार, ये मुख्तलिफ अक़साम के लाइन्स होते हैं। एक मरतबा आप लोग डिटेल में इसके बारे में नेट पर सर्च करके देख लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एल नीनो एंड ला नीना आर कॉज्ड बाय द चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ विच ओशियन। यानी कि ये एक दो तरह के कॉन्सेप्ट है भाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो एल नीनो और ला नीना है ना, इसके बारे में ग्रुप 4 एंड ग्रुप 1 में क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये जो इफेक्ट है एल नीनो और ला नीना, ये जो इफेक्ट है भाई, ये जो इफेक्ट बनते हैं तो किस बर्रे आज़म की दर्जे हरारत की तब्दीलियों की वजह से ये जो इफेक्ट है वो क्या कहेंगे वजूद में आते हैं, हमको बताना है। क्या वो इंडियन ओशियन या फिर बहरे हिंद में हरकत की दर्जे हरारत में तब्दीलियों की वजह से आते हैं, या फिर अटलांटिक ओशियन जिसको हम लोग बहरे ओशियानूस कहते हैं, या फिर आर्कटिक ओशियन, या फिर पैसिफिक ओशियन जिसको हम लोग बहरुल काहिल के नाम से जानते हैं। चले बताने की कोशिश करिए कि कौन से समंदर में दर्जा हरारत में तब्दीली आएगी, तो हमको एल नीनो और ला नीना जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। चलें बताने की कोशिश करिए। ये जो इफेक्ट है भाई, ये बारिश जो मानसून है बारिश लाने के लिए क्या है ज़िम्मेदार होते हैं। स्पेशली हमारे जो इंडिया है भाई, इंडिया में जो है ये जो एल नीनो और ला नीना है ना, ये हमारे बारिश पर असरअंदाज होते हैं, हमारे मानसून पर असरअंदाज होते हैं ये इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट है भाई, ये कौन से समंदर या फिर कौन से बहरे आज़म में तब्दीलियों से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा हमारा पैसिफिक ओशियन। ये जो हमारा पैसिफिक ओशियन है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा बहरे आज़म है या फिर समंदर है, उसमें दर्जा हरारत की तब्दीलियों की वजह से जो होता है ये एल नीनो और ला नीना जो इफेक्ट है वो हमको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है ना। चलें, ये जो होगा भाई, जब हम ज़मीन से समंदरी हालात का तकाबुल करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन मामूली तब्दीलियाँ जो गहरा असर छोड़ती हैं। उनमें से एक मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान में जनूबी मगरबी मानसून की तेज़ी ला नीना या फिर एल नीनो से मुतासिर होती है। ये वो असरात है जो बहरुल काहिल की हरारत में तब्दीली की बिना पर होते हैं। तो ये क्या है भाई, ये तो हमारे पैसिफिक ओशन या फिर बहरुल काहिल में जो हरारत में तब्दीली है ना, उसकी वजह से ये होते हैं। तो ये हमारे जो मगरबी मानसून आता है, ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो जून तक सितंबर जो मानसून होता है जहाँ पे बारिश होती है, वो होता है हमारे मगरबी मानसून, ठीक है ना, जनूबी मगरबी मानसून। तो जनूबी मगरबी मानसून में जो हमारे पास बारिश होगी भाई, वो बारिश किस पर मुनहसिर होगी? हमारे ला नीना और एल नीनो, यानी कि इनमें से एक जो होता है बारिश ज़्यादा होने का ज़िम्मेदार होता है, एक जो होता है बारिश कम होने का ज़िम्मेदार होता है। तो ये जो ला नीना और एल नीनो है, ये हमारे स्पेशली हिंदुस्तान के जो जनूबी मगरबी मानसून है ना, उसको असर करते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा, नॉर्मली द टेम्परेचर इन द ओशियंस वेराइज फ्रॉम, यानी कि आमतौर पर जो समंदरों में दर्जे हरारत होती है वो कहाँ से कहाँ तक के दरमियान होती है, हमको बताना है। क्या वो -2 सेल्सियस टू 39 डिग्री सेल्सियस तक होगी? क्या वो -2 टू 19 डिग्री सेल्सियस तक होगी? क्या वो -1 टू 29 डिग्री सेल्सियस तक होगी? या फिर वो -2 टू 29 डिग्री सेल्सियस तक होगी? चले बताने की कोशिश करिए।
जो हमारे समंदर हैं भाई, नॉर्मली उनका टेम्परेचर कितना होता है, उनका जो दर्जे हरारत होता है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है उनकी दर्जे हरारत का। चलें बताएं। दर्जे हरारत से क्वेश्चन याद आया मुझे यहाँ पर, जो इंसानी जिस्म होता है हमारी, उसकी जो क्या कहेंगे हम लोग, एवरेज जो उसका टेम्परेचर होता है या फिर उसका दर्जा हरारत होती है कितनी होता है, आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए। जो हमारा इंसानी जिस्म होता है उसका एवरेज टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे समंदरों की टेम्परेचर की। ठीक है ना, तो जो हमारा आम तौर पर जो समंदर का दर्जा हरारत होता है ना भाई, वो कहाँ से कहाँ तक के दरमियान होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके ना, -2 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है ये। जो हमारे समंदर होता है भाई, आमतौर पर उसकी जो हम लोग दर्जे हरारत की बात करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक जो होगा हमारे समंदरों का जो होगा नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाता है। देखेंगे हम तो समंदरी हरारत पर अर्ज़े बलद है, समंदरी लहरें हैं, हवाएं हैं, ज़मीन की गैर मसावियाना तकसीम है और मौसमों की तब्दीली है, ये असरअंदाज होती है समंदर की हरारत पर। अगर हम देखेंगे तो आमतौर पर समंदरी दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जीके के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारा 9th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं भाई, ये हमको आप लोग एसजीटी लिख रहे हैं तब भी मेरी राय है कि आप लोग तमाम ये चैप्टर्स 10 तक पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको एसजीटी के एसजी से हट के जो है बहुत सारी अच्छी मालूमात जो है आपके जीके फिर करंट अफेयर्स में आपको हेल्प करेगी। आपके करंट अफेयर्स में क्या है भाई, इजाफा करेंगी। ये हमारे 9th और 10th की जो सोशल की टॉपिक्स हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो भी ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरी एक राय है, मेरी एक सलाह है कि आप लोग सोशल को कंप्लीट 10 तक पढ़िए। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा, द हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी। यानी कि यहाँ पर यानी कि कौन से समंदर में जो है सबसे ज़्यादा अब तक का टेम्परेचर या फिर दर्जे हरारत जो है रिकॉर्ड की गई है। चले बताएं। ए मेडिटेरियन सी, बी ब्लैक सी, सी डेड सी या फिर डी रेड सी। चलें बताइए कौन सा ऐसा हमारा समंदर है जहाँ पर अब तक की सबसे ज़्यादा जो दर्जे हरारत है वो रिकॉर्ड की गई है। बताने की कोशिश करिए कौन सा हमारा समंदर हो जाएगा। तो हम लोग अभी देखिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है समंदरों का वो -2 टू 29 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। लेकिन ये जो समंदर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो -2 से 29 है। ज़रूरी नहीं है कि हर जो समंदर है उसका यही टेम्परेचर हो। ठीक है ना, तो एक ऐसा भी समंदर है भाई जहाँ पर अब तक का सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। वो कौन सा समंदर है हमको बताना है। क्या वो मेडिटेरेनियन सी है, क्या वो ब्लैक सी है, क्या वो डेड सी है या फिर वो रेड सी है। चले बताने की कोशिश करिए वो कौन सा सी है, यानी कौन सा समंदर है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेड सी। ठीक है ना, जो रेड सी है भाई वो एक ऐसा समंदर है जहाँ पर अब तक सबसे ज़्यादा जो है दर्जे हरारत रिकॉर्ड की गई है। ठीक है ना, अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कितनी भाई, 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर जो है रिकॉर्ड की गई है हमारे कौन से भाई, बहरे अहमर। हम लोग रेड सी को किस नाम से जानते हैं, तो बहरे अहमर के नाम से जो है हम इसको जानते हैं भाई। जो हमारा इनलैंड सीज में आएगा भाई, जो बहरे अहमर है हमारा वो इनलैंड सी की एक एग्जाम्पल है। इनलैंड सी में अगर हम देखेंगे तो रिकॉर्ड शुदा आजम तरीन दर्जे हरारत, सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 38 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहरे अहमर या फिर रेड सी में जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा वो रेड सी का होगा 38%। नॉर्मली कितना होता है भाई टेम्परेचर, तो -2 टू 29 होता है, लेकिन जो रेड सी है भाई उसका तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही क्या है भाई, वो गर्म होता है हमारा रेड सी। शायद इसी वजह से भी उसको रेड के नाम से, क्योंकि जब इंसान गर्म हो जाता है, जब गुस्से में जब गर्म होता है तब भी वो रेड नज़र आता है, तो शायद इसी वजह से उसको नाम दिया गया होगा रेड सी। चले ना, जोक सपाट ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझको याद आ रहा है कि जो हमारा ऐसा समंदर का नाम बताइए जहाँ पर हम आसानी के साथ तैर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए एक ऐसा समंदर है भाई जिसके हम लोग आसानी के साथ क्या कहेंगे, हम लोग चहलकदमी कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चल सकते हैं, उसका नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ वाइंड एट द स्पीड ऑफ 50 माइल्स पर आवर विल प्रोड्यूस अ करंट हुज वेलोसिटी वुड बी। क्वेश्चन में पूछ रहा क्या, पहले वो समझिए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा हमको कि 50 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा, यानी कि हवा की रफ्तार कितनी है, 50 मील फी घंटा, यानी कि 50
क्या कहेंगे, वो मील 1 घंटे में 50 मील के है ट्रैवल करेंगी हमारी हवा। अगर उसकी रफ्तार ये है तो एक करंट पैदा करेगी जिसकी रफ्तार कितनी होगी। अब करंट यानी कि कौन से करंट है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं की जा रही है, मौज की बात की जा रही है, ठीक है ना। ये लहर या फिर मौज की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो हमारा 50 मील फी घंटे से चलने वाली जो हवा होगी हमारी, वो कितने रफ्तार से चलने वाली एक मौज या फिर करंट्स को पैदा करेगी, हमको बताना है। क्या वो 0.50 माइल्स पर आवर वाले करंट को पैदा करेगी या फिर मौज को पैदा करेगी, क्या वो 0.70 माइल्स पर आवर करंट को पैदा करेगी, या फिर वो 0.75 माइल्स पर आवर को पैदा करेगी, या फिर 0.25 माइल्स पर आवर को पैदा करेगी। कौन पैदा करेगी भाई, 50 मील फी घंटे से चलने वाली हमारी हवा। चलें बताने की कोशिश करिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। यानी कि अगर हमारी जो हवा है, अगर वो 50 मील फी घंटे की रफ्तार से अगर वो चल रही है तो वो क्या करेगी भाई, 0.75 माइल्स वाली एक मौज को क्या करेगी, पैदा करेगी। इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे हम तो हवाओं का दबाव हरकत लहरों की फर्जी सिमत भी तब्दील करते हैं। हवाओं की रवानी से टकराव के बाद समंदर का पानी हवा की सिमत खींचा चला जाता है। इसी तरह 50 मील फी घंटे की रफ्तार से जो हवा चलती है भाई, वो 0.75 मील फी घंटे की रफ्तार वाली मौज पैदा कर सकती है। इम्पॉर्टेंट है, 50 मील फी घंटे से चलने वाली रफ्तार वाली हवा 0.75 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक मौज को पैदा कर सकती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। आ गया समझ में अच्छे से। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। चलें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलें, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, द ओशियन टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि जो समंदर का दर्जे हरारत है वो किससे मुतासिर होता है। आपको बताइए, अब तक हम लोग सैलिनिटी लेवल देखे थे, यानी कि जो हमारे समंदर का खारापन है वो किससे क्या कहेंगे, मुतासिर होता है, हम लोग देख चुके हैं। अब हमको दर्जे हरारत की बात की जा रही है, यानी कि जो समंदर का जो दर्जे हरारत होता है, जो कि नॉर्मली होता है -2 to 29 सेंटीग्रेड नहीं, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, वो होता है नॉर्मली। लेकिन वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वजह क्या है, रीजंस क्या है उसके कम ज़्यादा होने की। ए लैटिट्यूड या फिर अर्ज़ बलद, बी ओशियन करेंट्स या फिर समंदरी लहरें, सी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन की गैर मसावियाना तकसीम, और डी चेंजेस ऑफ सीज़न यानी कि मौसमों में तब्दीली। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन बी बी सी डी, सॉरी ऑप्शन सी बी सी डी और ऑप्शन डी ए सी डी। चलें बताने की कोशिश करिए कि जो हमारा समंदर में दर्जा हरारत जो चेंजेस होते हैं वो उसकी रीजंस क्या होते हैं भाई, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो किन की वजह से जो है इनके जो समंदर होता है भाई उनके क्या कहेंगे दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ पाई जाती हैं। क्या वो अर्ज़ बलद की वजह से होता है, क्या वो हमारे समंदरी लहरों की वजह से होता है, क्या वो हमारे ज़मीन की गैर मसावियाना तकसीम की वजह से होता है, या फिर मौसमों में तब्दीली की वजह से होता है। तो ऑल ऑफ दी अबो जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ए बी सी डी, वो जो है यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो हमारे समंदर का दर्जा हरारत होता है भाई, उस पर यह तमाम चीज़ें जो होती हैं असरअंदाज होती हैं। ओके ना, कौन कौन सी चीज़ें, अर्ज़ बलद, यानी कि जो हमारा समंदर है वो कौन से अर्ज़ बलद में पाया जाता है, उसका जो अर्ज़ बलद होगा भाई, उसका जो लोकेशन होगा वो भी उस पर असरअंदाज होगा। ओशियन करंट्स, उसमें जो समंदर में जो लहरें बह रही हैं भाई, ओशियन करंट्स 2 तरह के होते हैं हम देखे, एक तो होता है कोल्ड, एक तो होता है हमारा वार्म। उसके अलावा ड्रिफ्ट देखें हम लोग, उसके अलावा हम स्ट्रीम्स देखें, तो ये तमाम जो समुद्री लहरें होंगी वो भी इस पर असरअंदाज होंगी। उसके बाद जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, हमको पता ही है ज़मीन हर जगह जो है मसावी तकसीम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की जो ज़मीन है वो अमेरिका की ज़मीन भी वैसी ही होगी। तो ज़रूरी नहीं है जो भी हमारे समंदर है उनकी जो ज़मीनें होंगी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो जो गैर मसावी तकसीम होती है हमारे ज़मीन की वो भी असरअंदाज होती है। और साथ ही साथ मौसमों में तब्दीलियाँ, ये तो जाहिर सी बात है भाई। अगर गर्मा का मौसम होगा तो समंदर का जो टेम्परेचर है बढ़ा रहेगा, अगर सरमा का मौसम होगा तो समंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जो हमारी मौसम में तब्दीलियाँ होंगी वो भी क्या होंगी, हमारे दर्जे हरारत जो होगा हमारे समंदर का उस पर असरअंदाज होंगी। क्यों? क्योंकि मौसम बदलेगा तो हवा भी सर्द होगी और गर्म होगी। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट द बॉटम ऑफ द ओशियंस, मंदह झील में से कौन से समंदरों की तह में पाए जाते हैं या फिर तह में मौजूद होते हैं? ए माउंटेन्स या फिर पहाड़, बी प्लेन्स, सी हिल्स या फिर जो हम लोग क्या कहेंगे इसको टीले कहेंगे, आई थिंक सो, ओके टेले, ओके। और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबो।
हमको बताना है कि समंदर की बॉटम में या फिर समंदर की गहराई में या फिर समंदर की हम लोग क्या कहेंगे, बॉटम को उर्दू में क्या कहते हैं भाई, तह। ओके, तह में क्या है भाई, क्या पाए जाते हैं, क्या वहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, क्या वहाँ पे प्लेन्स पाए जाते हैं, क्या वहाँ पे हिल्स पाए जाते हैं, या फिर तमाम चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। जिस तरह हमारे ज़मीन में भाई, हमारी ज़मीन जो है एक जैसी नहीं होती, हमारे ज़मीन में जो है भाई, हमारी ज़मीन मैदान नहीं है, हमारे ज़मीन में पहाड़ भी पाए जाते हैं, हमारे ज़मीन में हिल्स भी पाए जाते हैं, हमारे ज़मीन में सतह मुर्तफ़ा भी पाए जाते हैं, हमारे पास कुछ खुले मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। हमारे ज़मीन में इस तरह के पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात समंदर की कर रहे हैं। क्या समंदर भी हमारे ज़मीन की तरह होती है? क्या समंदर के अंदर भी माउंटेन्स होते हैं? क्या वहाँ पे भी प्लेन्स एरियाज़ होते हैं? क्या वहाँ पे भी हिल्स होते हैं? क्या वहाँ पे भी सतह मुर्तफ़ा होते हैं? क्या वहाँ पे भी प्लेटो होते हैं? हाँ या ना? जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर भी क्या होते हैं, ऑल ऑफ द अबव पाए जाते हैं। जो हमारे समंदर की गहराई है भाई, ऐसा मत समझिए कि समंदर के अंदर जो है ज़मीन मस्ते होगी, ठीक है ना, मस्ते नहीं होती है। समंदर की जो ज़मीन होती है भाई, वो हमारे ज़मीन की जो ज़मीन होती है उसी तरह की होती है, वो क्या कहेंगे, मस्ते नहीं होगी। देखें यहाँ पे जो समंदर की हैयत है भाई, जो ओशन रिलीफ है वो क्या है, बहरे आज़मों की तह ज़मीन की तरह ही क्या होती है, ज़मीन की तरह ही होती है। समंदर की तह मस्तेह नहीं होती, इसमें भी पहाड़ पाए जाते हैं, यहाँ पे भी ऊंचे टेले की सतह पाई जाती हैं, यहाँ पर भी सतह मुर्तफ़ा पाए जाते हैं, यहाँ पर भी मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर भी खाइयाँ पाई जाती है। हम देख चुके हैं कि इनमें से कई खाइयाँ या फिर ड्रेनेज तो ऐसे होते हैं भाई, इतनी गहरी खाइयाँ होती हैं इसके अंदर कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को भी इसके अंदर रख देंगे तो वो भी इसके अंदर पूरी तरह से गर्क या फिर डूब जाएगा। तो जो समंदर की तह होती है भाई, वो बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग, मिस्ट्री है। वो एक कोई भी वहाँ तक जा नहीं सका है कि वो कितनी गहरी होती है। जो ज़मीन पे है ना भाई, लोग ज़मीन में मिस्ट्री को तलाश करते हैं, ज़मीन के जो मिस्ट्रीज़ है फिर भी वो क्या कहेंगे भाई, वो रिसर्चेबल है, वो रिसर्च के काबिल है। लेकिन समंदर बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है भाई। समंदर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी हमारे क्या कहेंगे भाई, इंसानी क्या कहेंगे, आशना नहीं है, इंसान उससे भी आशना नहीं है कि समंदर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। समंदर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा हमारा, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ताज़ा पानी का सबसे ज़्यादा फीसद जो है मंद झील में किस में पाया जाता है। ए, सीज या फिर समंदर में पाया जाता है, बी, स्वैम्स में पाया जाता है, सी, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में पाया जाता है, या फिर डी, रिवर्स या फिर दरियाओं में पाया जाता है। चलिए बताने की कोशिश करिए कि जो हमारा ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर से याद करिए, चलो फिर से स्टार्टिंग में आओ, पहली क्लास, हमारी क्लास के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आओ, जहाँ हम लोग देख चुके हैं कि जो ताज़ा पानी का फीसद होता है वो कितना होता है, कितना होता है। ओवरऑल जो दुनिया में पानी है उसमें से 97% जो पानी है वो पानी तो पूरा खारा पानी है। बचा हमारा करीब 3% पानी, ताज़ा पानी। वो ताज़ा पानी भी जो है भाई, वो 3% ही खाली, वो भी जो बचा हुआ है वो जो है ज़्यादातर जो उसका हिस्सा होता है 70% जो हिस्सा होता है वो तो कहीं और ही पाया जाता है। हमारे यूज़फुल पानी जो होता है, जो हमको नज़र आता है भाई, वो तो पॉइंट्स में होता है, जीरो पॉइंट पॉइंट्स में होता है, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, पहले हम लोग जवाब देख लेंगे इसका। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। यानी कि जो हमारे ज़मीन पर जो 3% भी जो पानी पाया जा रहा बचा कुचा, उसमें से भी 70% जो होता है भाई आइस की शक्ल में, मुंजमद शक्ल में, या फिर बर्फ़ के तोदों की शक्ल में जो है पाया जाता है। देख रहे हैं कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है ये, कितना ज़्यादा पानी है हमारे ज़मीन पर, हम बता ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम जो देखते हैं भाई, हमारे पास आसपास जो दरियाएं हैं, जो तालाब है, जो झीलें हैं, उसमें ना के बराबर पानी पाया जा रहा। जो हमारे सतह पानी होता है वो 0.3% होता है सिर्फ। जो हमारी नदियां हैं, तालाबें हैं, हमारे झीलें हैं, सिर्फ 0.3% उसमें होता है। सबसे ज़्यादा जो पानी होता है फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, वो 68.7% जो होता है बर्फ़ के तोदों और ग्लेशियर्स की शक्ल में पाया जाता है। और जो 30% बचा हुआ पानी होता है वो हमारे ज़ेर ज़मीन में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोरवेल्स खोद कर, क्या कहेंगे हम लोग, मोटर बोरवेल्स डालकर, क्या कहेंगे हम लोग, तालाबों की, क्या तालाब कह रही हूँ, सॉरी, जो हमारे बावली होती है, बावली खोद कर, ये तमाम चीज़ों से हम उसको हासिल करते हैं, ठीक है ना। और जो दिगर होता है 0.9% पानी पाया जाता है। ये जो चार्ट है भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ताज़ा पानी है, ठीक है ना। जो ताज़ा पानी जो हमारा करीब 3% होता है, वो 3% जो पानी है वो किस तरह से फैला हुआ है, कहाँ पर जमा हुआ है, कितना % किस में पाया जाता है, ये चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। चलें आज हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये हमारा 30th क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आज का हमारा आखिरी सवाल, और ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, आप लोग भी थोड़ी सी जहमत करिए, टेक्स्ट बुक खोलिए और इसको आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वैशेज अपॉन साउथर्न एशिया एंड सेपरेट अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑलरेडी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हमको ये बताना है कि मंदर झील में से कौन सा समंदर है जो जनूबी एशिया में बहता है, कहाँ पर, जनूबी एशिया में बहता है, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है एक दूसरे से। क्या वो इंडियन ओशियन है, क्या वो आर्कटिक ओशियन है, क्या वो हमारा अटलांटिक ओशियन है, या फिर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक ओशियन है। चले बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए होता है ताकि आप लोगों को में मोटिवेशन पैदा हो, आप लोग भी टेक्स्ट बुक को खोलें जाकर, आप लोग भी क्या करें भाई, आपके अंदर भी क्या होगा, थोड़ा तजस्सुस पैदा हो। इसलिए मैं ये क्वेश्चन ऐड करती हूँ ताकि आप लोग खुद से कोशिश करें भाई आंसर करने की, ठीक है ना। क्या हो सकता है ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में आ जाए भाई, तो आप लोग भी खुद से कोशिश करिए आंसर करने की। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर नीचे बताइए। और आज का जो सेशन रहा वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, किस तरह हेल्पफुल हुआ, आप लोग कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और जो नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है उन तक ये ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है ना। जो हमारा डीएससी होने वाला है बहुत जल्द होने वाला है, जो हमारा फेब शुरू हो चुका है, तो फेब में जो है नोटिफिकेशन, सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत सारे न्यूज़ जो हैं अब तक फैल रही हैं कि हमारे फेब में जो होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी तैयारी को जो ज़ोरों शोर से जारी रखिए, ठीक है ना। मैं भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है क्या कहेंगे हम लोग इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, वीडियोज़ लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो है मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, मुझे भी पढ़ना है। तो जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा मैं जो है वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग जितने भी अब तक वीडियोस बन चुके हैं उनको अच्छे से देख लीजिए एक मर्तबा, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर है, तो पढ़कर आइए, कोशिश करिए कि आप लोग पढ़कर आइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग उसको रिवीजन के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर क्या है भाई, मेरे साथ ही आंसर करने की कोशिश करिए। आपको पता चलेगा कि जो आपकी पढ़ाई है वो आपको कितनी हेल्प कर रही है, कितनी हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।